Hello friends, this is Suman Suthar and I welcome you all on our YouTube channel Study Skill Success. नीट 2023 के लिए PYQ की सीरीज हमारा चैनल आपके लिए लेकर के आ रहा है और उस सीरीज में आज का ये हमारा 10th वीडियो है जिसमें हम क्लास 12 के चैप्टर 13 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर रहेगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है निके इज। निके क्या होता है? निके की सीधी डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी गई है। द रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट द ऑर्गेनिज्म नीड्स टू लिव, कि टेम्परेचर तापमान का वो रेंज, ठीक है, वो हायर से लोअर की रेंज जो एक ऑर्गेनिज्म को, एक सजीव को जीवित रहने के लिए चाहिए, लिविंग रहने के लिए चाहिए। निके इसको नहीं कहते हैं। द फिजिकल स्पेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, वो भौगोलिक एरिया, मतलब कि जैसे खरगोश है तो वो जंगल में रह रहा है, लॉयंस है तो वो जंगल में रह रहे हैं, चींटी है तो वो छोटी सी जगह पे अपना बिल या बना लेती है। तो वो जो फिजिकल स्पेस होती है वो जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है, ये भी नहीं होता। ऑल द बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन द ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है उसके एनवायरमेंट में जितने भी बायोलॉजिकल फैक्टर हैं, यानी कि अगर हम एक चिड़िया की बात कर रहे हैं तो उस एक बर्ड के एनवायरमेंट में जितने भी लिविंग थिंग, जितने भी सजीव है, वो सारे के सारे उसके क्या होंगे? बायोलॉजिकल फैक्टर्स। वो भी निके नहीं होते। द फंक्शनल रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म या सजीव जहां पर रह रहा है वहां पर उसका जो मेन फंक्शनल रोल है, ठीक है, कि वो कितना खा रहा है, वो कितनी क्वांटिटी में वेस्ट मटेरियल एनवायरनमेंट में निकाल रहा है, कितनी CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी CO2 को रिलीज कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें, और कितना रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आती है उसके फंक्शनल रोल में, और यही उसका क्या होता है? निके होता है। और कभी भी किन्हीं भी दो ऑर्गेनिजम्स का या दो स्पीशीज का निके एक जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीस्टोन स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम आर दोज विच, कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर कीस्टोन स्पीशीज जो होती है वो कौन सी होती है? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। विच आर प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर, वो स्पीशीज जो सबसे ज्यादा हो उन्हें कीस्टोन नहीं कहते हैं। विच आर मोस्ट फ्रीक्वेंट, जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, बेसिकली दोनों का मतलब एक ही हो गया, जो ज्यादा होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? ज्यादा। अटेन अ लार्ज बायोमास, जिनका बायोमास या इन शॉर्ट कह सकते हैं जिनका भार सबसे ज्यादा हो, उनको भी नहीं कहते। कंट्रीब्यूट टू इकोसिस्टम प्रॉपर्टीज, कंट्रीब्यूट होता है योगदान देना, टू इकोसिस्टम प्रॉपर्टीज, वो स्पीशीज जो इकोसिस्टम को मेंटेन करने के रखने में या उसकी डाइवर्सिटी, विविधता को बनाए रखने के लिए कंट्रीब्यूट करती है, उनको हम क्या कहा जाता है? कीस्टोन स्पीशीज। जनरली ये टॉप कंज्यूमर्स होते हैं, जनरली, हमेशा नहीं। ये एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं, जैसे कि वॉल्व्स है, ठीक है, वॉल्व जो होते हैं भेड़िए, वो भी कीस्टोन स्पीशीज है। स्टार फिशेज है, वो कीस्टोन स्पीशीज है। ये दूसरे स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करके रखने का काम करते हैं, ना उन्हें ज़्यादा बढ़ने देते हैं ना ज़्यादा कम होने देते हैं। ठीक है, और कीस्टोन की पहचान कैसे की जाती है? उस स्पीशीज को कुछ समय के लिए जिस एनवायरनमेंट में है वहाँ से हटा दो तो एक कोई और पर्टिकुलर स्पीशीज ग्रो कर जाएगी। ठीक है, तो कीस्टोन स्पीशीज वो जो और इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी को बना के रखते हैं और इकोसिस्टम की प्रॉपर्टीज को बनाए रखने में क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। पहले है हेलोफाइल्स। हेलो टर्म जहां पर भी आता है, हेलो टर्म का मतलब होता है साल्टी या लवण। ठीक है, इसका मतलब भी होता है हेलोफाइट्स हो गए। ठीक है, और फाइल्स टर्म वो होते हैं जो लविंग, ठीक है, जो उस एनवायरनमेंट को टॉलरेट कर सकते हैं, जो उस एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। हेलोफाइल्स होते हैं लवण में रहने वाले। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, साल्टी एरिया। थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है, जो थर्मल एरिया में, गर्म एरिया में और एसिडिक एरिया में रह रहे हैं, तो ये साफ ही दिख रहा है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हॉट स्प्रिंग। तो ऑप्शन नंबर 4। फिर सेकंड का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। 2 बच गए, मिथेनोजेंस और साइनोबैक्टीरियाज। मिथेनोजेंस जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो मीथेन बनाते हैं। रूमिनेंट्स के गट के अंदर या रूमिनेंट्स की आंतों में पाए जाते हैं। रूमिनेंट्स चरने वाले जितने भी जानवर होते हैं, जैसे कि गाय हो गई, बकरी हो गई, भैंस हो गई, ये जो सारे के सारे किस में आते हैं? रूमिनेंट्स। और साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोफाइसी के मेंबर्स, ये सारे के सारे किस में मिलते हैं? एक्वाटिक एनवायरनमेंट में। तो थर्ड का ऑप्शन रहेगा थर्ड, और फोर्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड। इसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है? वेट अ मिनट, व्हाई इज इट इज गिवन? ओके, हाँ, फर्स्ट का रहेगा फोर्थ,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। सेकंड का रहेगा फर्स्ट, थर्ड का रहेगा थर्ड ही, और फोर्थ का रहेगा अपना सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज मच ईजियर फॉर स्मॉल एनिमल्स टू रन अप हिल देन फॉर लार्ज एनिमल्स बिकॉज कि जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अप हिल का मतलब होता है पहाड़ी के ऊपर चढ़ना, ठीक है, उनको चढ़ना ज़्यादा आसान होता है, जबकि जो बड़े साइज़ के एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी का साइज़ बड़ा होता है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है अपहिल जाना। क्यों? ऑप्शंस देख लेते हैं। स्मॉलर एनिमल्स हैव अ हायर BMR, जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होती है, जो उपापचयी की दर जो होती है वो स्मॉलर एनिमल्स में ज़्यादा होती है, ठीक है, ये सही है। स्मॉलर एनिमल्स हैव अ लोअर O2 रिक्वायरमेंट, कि जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ऑक्सीजन की ज़रूरतें कम होती है। ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हर कोशिका की बराबर होती है, हर सेल की बराबर होती है, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ मसल्स इन लार्जर एनिमल्स इज लेस इन द स्मॉलर एनिमल्स, कि जो बड़े जंतु होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है, जैसे एलिफेंट हो गया, इनकी मसल्स जो होती है उनकी एफिशिएंसी यानी कि इनकी मसल्स ज़्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती, छोटे एनिमल्स की मसल अच्छे से काम करती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। इट इज़ ईजियर टू कैरी अ स्मॉल बॉडी वेट, स्मॉल बॉडी वेट को कैरी करना आसान होता है, इसमें भी कोई कंडीशन नहीं है। एक्चुअली पे यहाँ पर क्या होता है कि जो बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट है वो बॉडी के साइज के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर बॉडी का साइज ज़्यादा होगा तो बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट क्या होगी, कम होगी। जिसकी बॉडी का साइज कम होता है तो उसका BMR भी क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, कि जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट जो होती है उनकी ज़्यादा होती है, इसलिए वो उनको एनर्जी भी क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है, ठीक है, तो वो जल्दी आसानी से चढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्फर्मर्स, रेगुलेटर और पार्शियल रेगुलेटर से बहुत बार पूछा। ये डायग्राम आपके डायरेक्ट NCERT से उठा करके 2010 के एग्जाम में डाला हुआ है कि फॉलोइंग है, इसमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बताइए। यहाँ पे 3 टर्म्स है, रेगुलेटर, कन्फर्मर और पार्शियल रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स वो होते हैं जैसे कि हम हो गए मैमल्स, ठीक है, और कुछ बर्ड्स भी हो गए जो होम्योस्टेसिस कर सकते हैं। होम्योस्टेसिस बाहर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन ऑर्गेनिज्म सजीव की बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बना हुआ है जितना है। जैसे हम ह्यूमन बॉडी का रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर आप इसको कह सकते हो 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो वो जो होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, तापमान को रेगुलेट कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है रेगुलेटर्स। तो उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बराबर रहता है। एक्सटर्नल लेवल यानी कि बाहर का टेम्परेचर, इंटरनल लेवल का मतलब हो गया बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे अगर यहाँ पे मान ली 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो ये 37 ही बना हुआ है, बाहर का टेम्परेचर कितना भी बढ़ रहा है। तो फर्स्ट तो आपके कौन सा हो गया, रेगुलेटर। सेकंड आपके होते हैं कन्फर्मर्स। कन्फर्मर होते हैं पोइकिलोथर्मल्स, कि अगर बाहर का टेम्परेचर कम हो गया तो बॉडी के अंदर का तापमान भी कम हो जाएगा, बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया तो अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आपके देखिए ये एक्सटर्नल टेम्परेचर था, एक्सटर्नल लेवल वाला वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे इंटरनल भी क्या हो रहा है, बढ़े जा रहा है। तो सेकंड आपके किसका हो गया, कन्फर्मर्स का हो गया। तीसरा जो होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक लिमिटेड रेंज तक तो होम्योस्टेसिस शो कर पाते हैं। कुछ हमिंग बर्ड्स वगैरह होगी कि मतलब अगर फिक्स टाइम तक टेम्परेचर बढ़ रहा है तब तो वो टॉलरेट कर लेंगे, या एक फिक्स रेंज तक टेम्परेचर कम हो रहा है कि 5 डिग्री हो गया, 10 डिग्री हो गया, लेकिन अगर माइनस से भी नीचे चला गया तो वो टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते, या फिर अगर 60 डिग्री से ऊपर चला गया तब भी वो टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन जो होती है वो आपके क्या कहलाती है, पार्शियल रेगुलेटर्स, कि वो एक लेवल तक तो टॉलरेट कर पा रहे हैं, उसके आगे वो कंडीशन में नहीं कर पाते। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, पार्शियल रेगुलेटर्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर आपको नीट के रिगार्डिंग PDF चाहिए या हमारी क्लासेस की जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल का वही नाम है जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, स्टडी स्किल सक्सेस, ठीक है। प्लीज़ डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स विच आर, की एनवायरनमेंट के अंदर जो टेम्परेचर के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि तापमान बढ़ रहा है या तापमान कम हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा किसको इफेक्ट करते हैं, होम्योथर्मिक, एक्वेटिक, पोइकिलोथर्मिक और डेजर्ट लिविंग। डेजर्ट लिविंग तो वो होते हैं जो कि कहाँ रह रहे हैं, रेगिस्तान में रह रहे हैं, जहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है।
होम्योथर्मिक हमने भी बात की थी, रेगुलेटर्स जो होते हैं वो जो बाहर का तापमान कुछ भी हो अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, तो ये तो सबसे कम अफेक्टेड होते हैं बाहर के टेम्परेचर से। एक्वेटिक पानी में रहने वाले, ठीक है। और जो पोइकिलोथर्मल्स हो गए जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, सांप हो गया, छिपकलियाँ होगी। अभी सर्दियाँ चल रही है तो आपको छिपकलियाँ नहीं दिख रही होगी ना घरों में, क्योंकि वो हाइबरनेशन में चली जाती है, जिसको कहा जाता है विंटर स्लीप, ठीक है। तो जिनका बाहर का टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो उनके बॉडी के अंदर का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, उनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम। जैसे ही गर्मी आएगी छिपकलियों की बॉडी गर्म हो जाएगी, उनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो आपको हर जगह दिखाई देने लग जाएगी। तो वो जो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से जिनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम या ज़्यादा हो जाता है, दोज आर नोन एज पोइकिलोथर्मल। होम्योथर्मल को हिंदी में कहा जाता है समतापी, पोइकिलोथर्मल को हिंदी में कहा जाता है असमतापी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सट्रीमाइटीज, टेल्स एंड ईयर्स। एक्सट्रीमाइटीज का मतलब हो जाता है उपांग, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कमेंट में कि हम हिंदी में क्वेश्चंस दे। देखिए बच्चों, हिंदी में टाइप करने में अभी मुझे बहुत टाइम लगेगा, तो मुझे मेरी हिंदी टाइपिंग इतनी अच्छी नहीं है, और जो दूसरे ऐप होते हैं वो साइंस की टर्म्स को ढंग से कर नहीं पाते हैं, तो मैं साथ के साथ एक्सप्लेन कर दिया करूँगी आपको। और वैसे भी बायोलॉजी जो है, साइंस जो है, वो इंग्लिश में ही आपको टर्म्स थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए, ठीक है। एक्सट्रीमाइटीज का मतलब हो जाता है उपांग, टेल, पूंछ एंड ईयर, कान जो होते हैं, आर रिलेटिवली शॉर्टर इन एनिमल्स। रिलेटिवली शॉर्टर का मतलब हो जाता है आपेक्षिक रूप से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। एनिमल्स लिविंग इन कूलर रीजन एज कम्पेयर टू दोज इनहिबिटिंग वार्मर जोन। जो ऑर्गेनिज्म जो है कोल्ड एरियाज में, ठंडे एरिया में रहते हैं, उनके उपांग, हाथ पैर, टेल, ईयर वगैरह छोटे होते हैं उनके मुकाबले जो कि वार्म एरिया में रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कैमल और लामा। कैमल का भाई है लामा, ठीक है, आप इस तरीके से याद रख सकते हो। लामा जो होते हैं वो होता है पहाड़ी कैमल की स्पीशीज है, लेकिन इसके हाथ और पैर, मतलब इसकी जो चारों टांगे होती है वो कैमल से बहुत ज़्यादा छोटी होती है। और ये रूल जो है वो किसका है, बर्गमान, जॉर्डन, ग्लॉगर और एलन का रूल। तो ये रूल किसने दिया था, एलन ने दिया था, कि जो मैमल्स ठंडे एरिया में रहते हैं उनके अपेंडेजेस, उपांग और ईयर्स वगैरह शॉर्ट होते हैं, और जो गर्म एरिया में रहते हैं उनके अपेंडेजेस क्या होते हैं, लॉन्ग, ठीक है। बाकी के 3 ऑप्शन भी देख लेते हैं। बर्गमान का रूल जो है वो क्या कहता है कि जो एल्टीट्यूड पर रहते हैं, हायर एल्टीट्यूड, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो ऊंचाई पर रहते हैं, वो उनका साइज, बॉडी साइज बड़ा होता है और वो मोटे होते हैं, जबकि जो इक्वेटर के पास में रहते हैं, भूमध्य रेखा के पास में रहते हैं, ठीक है, उनका साइज कंपैरेटिवली क्या होता है, कम, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास में रहने वालों को क्या करनी पड़ती है, हीट को क्या करके रखना पड़ता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है। उनको हीट को मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती, एल्टीट्यूड पर हीट मेंटेन करके रखनी पड़ती है, इसलिए उनका बॉडी साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इसीलिए कभी भी पोल्स के ऊपर, ध्रुवों के ऊपर ना छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म नहीं मिलते, वहाँ पे बड़े बड़े मिलते हैं, ताकि हीट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करके रखा जा सके, ठीक है। ये तो था आपके बर्गमान का रूल। जॉर्डन का रूल क्या कहलाता है, ये रूल है फिशेस जो होती है, मछलियों के अंदर जो वर्टिब्रीज होते हैं, ठीक है, जो कशेरुकाएं होती है, उनको लेकर के है कि जैसे जैसे हम लैटिट्यूड बढ़ाते जाते हैं, अक्षांश बढ़ाते जाते हैं, फिशेस के अंदर वर्टिब्रीज या वर्टिब्रल कॉलम की जो संख्या है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इसको लॉ ऑफ वर्टिब्री भी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन था अपने पास में ग्लॉगर का रूल। ग्लॉगर का रूल जो है, ग्लॉगर ने एक्सप्लेन किया था कि जब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से एनिमल्स का कलरिंग क्या होती रहती है, चेंज। जैसे यूरोप के देश जो होते हैं ठंडे एरिया में, वो उनमें मेलानिन कम होता है, ठीक है। हम एशिया वालों में मेलानिन ज़्यादा होता है थोड़ा सा, लेकिन अफ्रीकन में मेलानिन और भी ज़्यादा हो गया, तो तीनों का क्लाइमेट अलग अलग है। ये ग्लॉगर रूल था। क्वेश्चन ने ये पूछा था कि ठंडे देश में रहने वाले का टेल और ईयर शॉर्ट होते हैं, तो ये रूल किसका था, एलन का। ऑप्शन नंबर डी, एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स दैट कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। वो एनिमल्स जो कि सैलिनिटी होती है लवणता, लवणता की एक नैरो रेंज, रेंज का मतलब हो जाता है एक दर या सीमा, ठीक है, उसको टॉलरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 टर्म्स आती है, यूरी हेलाइन और स्टीनो हेलाइन। हेलाइन टर्म से समझ में आ रहा है, हेलाइन या हेलो शब्द जो होता है वो रिलेटेड होता है साल्ट से, लवण से, ठीक है। यूरी टर्म जो होते हैं, यूरी टर्म आपको उसको लेना है जो कि एक वाइड रेंज को टॉलरेट कर सके, यानी कि एक बड़े रेंज में साल्ट को टॉलरेट कर सके, कि जैसे मॉली फिशेज हो गई। मॉली फिशेज जो होती हैं वो फ्रेश वाटर के अराउंड भी सर्वाइव कर जाती है, और थोड़ा सा अगर ज़्यादा पानी साल्टी हो जाता है
तो वो वहाँ पे भी सर्वाइव कर जाती है। लेकिन स्टीनोहेलाइड के अंदर आपके आती है जैसे कि गोल्ड फिश हो गई, वो सिर्फ और फ्रेश वाटर में रहने वाली मछलियाँ, उनको अगर लवणीय जल साल्टी वाटर में डाल दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो जो बहुत वाइड रेंज में, मतलब फ्रेश में भी रह पा रही है और साल्टी वाटर में भी रह पा रही है, वो किस में आएगी, यूरी हेलाइन में। स्टीनोहेलाइन कौन सी होगी, जो सिर्फ या तो सिर्फ फ्रेश वाटर में रह पा रही है या सिर्फ किस में रह पा रही है, साल्टी वाटर के अंदर रह पा रही है। ठीक है, उनको फ्रेश वाटर में डाल दिया तो वो खत्म हो जाएगी, फ्रेश वाली को अगर सॉल्टी वाटर में डाल दिया ओशियन समुद्र के पानी में तो वो क्या हो जाएगी, खत्म। इसी तरीके से यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल टर्म भी आती है। थर्मल का मतलब क्या होगा, तापमान, जो बहुत बड़े टेम्परेचर डिफरेंस को टॉलरेट कर जाए, बैक्टीरियाज वगैरह हो गए तो वो यूरीथर्मल। जो कम को टॉलरेट कर पाए, जिनकी एक फिक्स लिमिटेड रेंज है कि भाई 10 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रह रहा है तब तो ठीक है, उससे कम या ज़्यादा हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो स्टीनोथर्मल कहलाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन तो हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, स्टीनोथर्मल। दो टर्म्स और यहाँ पर, कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस। कैटाड्रोमस फिशेस वो होती है जो रहती तो कहाँ पर है, फ्रेश वाटर में, लेकिन स्पॉनिंग के लिए, स्पॉनिंग होती है फिशेस का अपने अंडे देना, ठीक है, या रिप्रोडक्शन करना। स्पॉनिंग के लिए कहाँ पर आती है, साल्टी वाटर के अंदर। ठीक है, तो वो कंडीशन कौन सी कहलाती है, कैटाड्रोमस फिशेस। इसका एग्जाम्पल है ईल मछली। ठीक है, एनाड्रोमस इसका ठीक उल्टा है। एनाड्रोमस रहती तो साल्टी में है, लेकिन एनाड्रोमस फिशेस जो होती है स्पॉनिंग के लिए कहाँ जाती है, फ्रेश वाटर में जाती है। साल्मन फिश जो है, सैल्मन फिश, वो आपकी किसका एग्जाम्पल है, एनाड्रोमस। ये चारों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, हमें चारों को ध्यान में रखना है। ठीक है, कैम प्लांट्स क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिक साइकिल जिनमें चलता है, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिक साइकिल जिनमें चलता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर आप इस साइकिल को पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, वो जिसमें चलता है उन प्लांट्स में क्या टेंडेंसी पाई जाती है, कैम साइकिल कैसे हेल्प करता है, सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि में नहीं करता, डिजीज रेजिस्टेंट, बीमारियों के लिए प्रतिरोधकता नहीं बनाता, रिप्रोडक्शन में भी नहीं करता, कंजर्विंग वाटर। कैम प्लांट्स में क्या होता है, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटाज होते हैं। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटाज ऐसे रंध्र, ऐसे स्टोमेटाज जो रात में खुले रहते हैं, दिन में क्या रहते हैं, बंद। ठीक है, तो रात में ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस CO2 को मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करके स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, इनकी जो वेसाइकल वैक्यूल्स होती है उनके अंदर वो स्टोर होकर रह जाता है। दिन में क्या होता है, इनके स्टोमेटाज या रंध्र बंद हो जाते हैं और मैलिक एसिड से वापस CO2 को रिलीज करके C3 साइकिल चलने लग जाता है और भोजन यानी कि स्टार्च जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो इसके जो स्टोमेटाज होते हैं क्योंकि दिन में बंद रहते हैं तो ट्रांसपिरेशन इनमें क्या होता है, बहुत ही कम, क्योंकि नाइट में टेम्परेचर कम होता है तो ट्रांसपिरेशन बहुत कम। तो ये वाटर कंजर्वेशन की क्या है, टेक्निक है। और जनरली कैम प्लांट्स कौन से होते हैं, सकुलेंट, गूदेदार, मांसल पादप, जो कि जैसे कैक्टस हो गया, नागफनी वगैरह, ये। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। In spite of interspecific competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved for their survival? कि जो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, इंटरस्पेसिफिक का मतलब दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में जो होने वाला कंपटीशन है, जातियों के बीच में होने वाला कंपटीशन है, उसको कम करने के लिए स्पीशीज ने कौन सा मैकेनिज्म, जातियों में कौन सा मैकेनिज्म इवॉल्व हो जाता है। ठीक है, उसके लिए रिसोर्स पार्टीशनिंग, कॉम्पिटिटिव रिलीज, म्यूचुअलिज्म, प्रिडेशन। देखिए, प्रिडेशन तो होता है भक्षण, कि एक ने दूसरे को खा लिया, पूरी दूसरे की तो पूरी की पूरी क्या हो गई, डेथ, और वो क्या कंडीशन। म्यूचुअलिज्म, दो स्पीशीज है, दोनों पॉजिटिव में रह रही है, लाइकेन्स हो गए आपके। ठीक है, ये म्यूचुअलिज्म में जाएगा। कॉम्पिटिटिव रिलीज होता है कि दो स्पीशीज है, एक ही रिसोर्स के लिए कंपटीशन कर रही है, इसमें से एक स्पीशीज उस एरिया से पूरी तरीके से क्या हो जाती है, खत्म, तो दूसरी स्पीशीज उस रिसोर्स को पूरा काम में ले लेगी, ये कहलाता है कॉम्पिटिटिव रिलीज। कंपटीशन के कारण एक स्पीशीज का वहां से पूरी तरीके से खत्म हो जाना। क्वेश्चन ये पूछा था कि इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है लेकिन फिर भी दोनों के दोनों स्पीशीज जो है वो एक साथ इवॉल्व हो जाती है, एक साथ चलती रहती है, कैसे। तो ये जो तरीका है ये कहलाता है रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग में क्या होता है कि जैसे दो स्पीशीज है, वो दोनों एक ही रिसोर्स उनको चाहिए, एक ही चीज़ उनको चाहिए, तो वो दोनों क्या करती है कि मान लो भोजन है, फूड के लिए कंपटीशन है, तो एक ने दिन में फूड भोजन कर लिया, एक ने क्या टेंडेंसी डेवलप कर ली कि वो रात को, जैसे टाइगर और लॉयन में यही चीज़ होती है। ठीक है, कि एक जो होता है वो दिन के टाइम पे शिकार करता है, एक रात के टाइम पे, या तो टाइमिंग अलग अलग हो जाएगी दोनों स्पीशीज़ की, या फिर उनका पैटर्न जो होता है वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है।
ठीक है। तो इसको कहा जाता है रिसोर्स पार्टीशनिंग, कि दोनों स्पीशीज साथ साथ रहती हैं और रिसोर्स को यूज करने के लिए दोनों अलग अलग पैटर्न या अलग अलग टाइम क्या कर लेती है, डेवलप कर लेती है। ये इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन में देखा जाता है। करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन ई रिप्रेजेंट्स, चर घातांकी वृद्धि की जो इक्वेशन है उसमें ई क्या होता है। ये हमारे डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है कि जब रिसोर्सेज जो होते हैं फुल अवेलेबल होते हैं फुल्ली, तो एक स्पीशी जो होती है जितनी ज़्यादा ग्रो कर सकती है उतने अच्छे तरीके से ग्रो करती है। और उस टाइम पे उस कोई भी स्पीशीज़ की जो वृद्धि है वो कैसी होती है, एक्सपोनेंशियल चर घातांकी, यानी कि मैक्सिमम जो होती है वो। तो इसमें एन टी जो है वो, तो एन जीरो क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर या जीरो टाइम पर पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। एन टी, टी समय के बाद में, आफ्टर टी टाइम पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। टी यहाँ पर क्या हो गया, टाइम। ई और आर है, आर जो होती है वो होती है रेट होती है, इंट्रिंसिक रेट या नेचुरल वृद्धि की जो दर होती है उसको क्या कहा जाता है, आर। और ई क्या होता है, लॉग का जो बेस होता है वो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, लॉग 10 और लॉग बेस ई। तो ई जो है वो बेसिकली क्या होता है, लॉग का बेस। तो लॉग का बेस, नेचुरल लॉगरिदम का बेस क्या होता है आपके, ये रहा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम। नेचुरल लॉगरिदम का क्या होता है, आधार क्या होता है, ई। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेंसलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अमेंसलिज्म जो होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कई टर्म्स है, जैसे कि म्यूचुअलिज्म में आपके दो स्पीशीज है, दोनों किस में रहती है, पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, कंपटीशन में एक प्लस में रहेगी, एक किस में, दोनों की दोनों स्पीशीज कंपटीशन में कैसे रहती है, माइनस में। प्रिडेशन यानी कि भक्षण और पैरासिटिज्म दोनों के अंदर ये कंडीशन रहती है कि एक प्लस में और एक किस में रहेगा, माइनस के अंदर। और कमेंसलिज्म जो होता है उसके अंदर एक प्लस और एक जीरो में रहता है। लेकिन जो अमेंसलिज्म है, ठीक है, इसके अंदर एक स्पीशीज तो रहती है माइनस में और एक स्पीशीज किस में रहती है, जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम जो है वो एक केमिकल रिलीज करती है जिसको अपन कहते हैं एंटीबायोटिक्स या पेनिसिलिन। इससे दूसरे बैक्टीरिया की तो क्या हो जाती है, डेथ। लेकिन पेनिसिलियम को ना तो फायदा हो रहा है ना ही क्या हो रहा है, नुकसान। तो एक प्लस में और एक जीरो में, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, कौन कौन से कॉलम, हर्बीवोरस जो पौधों को खाते हैं, और प्लांट्स। डायरेक्ट पता चल रहा है प्लांट्स को हर्बीवोरस खाते हैं, तो ये क्या प्रोसेस हो गया आपका, प्रिडेशन। ए का अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। माइकोराइजा, माइकोराइजास और प्लांट्स। माइकोराइजा होता है कवक मूल जिसको कहा जाता है, ऐसी फंजाई जो कि रूट के ऊपर ग्रो करती है, वो जड़ों से तो पोषण ले लेती है, न्यूट्रिशन, और प्लांट्स को क्या दे देती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके रूट्स को दे देती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों प्लस में रहते हैं, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, म्यूचुअलिज्म। बी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। शीप और कैटल, देखिए भेड़ और कैटल दोनों का भोजन क्या है, घास है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, कंपटीशन, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑर्किड्स एंड ट्री, ऑर्किड जो होते हैं वो जैसे कि कुछ वनों में ग्रो करते हैं जहाँ पर नीचे तक धूप नहीं आ पाती है, तो ऑर्किड क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स के तने के ऊपर ग्रो कर जाते हैं ताकि उन्हें प्रॉपर सनलाइट मिल सके। ठीक है, तो ट्री को तो ना नुकसान होता है ना फायदा, वो रहता है जीरो में, और ऑर्किड किस में रहता है, प्लस के अंदर। और ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है, कमेंसलिज्म। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो अब हम मैच कर लेते हैं, थर्ड, सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी इज, कि जो इमिग्रेशन है उसका पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम बात कर लेते हैं डेंसिटी की। देखिए, इमिग्रेशन का मतलब होता है आप्रवासन, कहीं और से ऑर्गेनिज्म का उठ करके नई जगह पर आ जाना, तो वो हो जाएंगे इमिग्रेंट्स। ठीक है, आप्रवासन। इसका उल्टा होता है ई माइग्रेंट्स, जो ई से शुरू होती है स्पेलिंग, जिसको हिंदी में कहा जाता है उत्प्रवास। जो थे उनका वहां से जाकर के कहीं और जाकर के बस जाना। ठीक है, एक होती है नेटैलिटी, NATALITY, नेटैलिटी होती है जन्म दर। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली 1000 के ऊपर जितने बच्चे पैदा हुए वो नेटैलिटी, वो डेंसिटी को क्या कराएगी, जनसंख्या घनत्व को क्या करेगी, बढ़ाएगी। और मोर्टैलिटी या मृत्यु दर जो होगी उसमें से क्या हो जाएगा, कम। तो N और I तो पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व को बढ़ाएंगे, और E इमिग्रेशन
और मृत्यु दर जो है मॉर्टेलिटी, वो पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो इमिग्रेशन पूछा था, दूसरों जगह से उठ करके उस जगह पर आ जाना, तो ये क्या करेगी, पॉजिटिव इफेक्ट देगा, पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करेगी, बढ़ाएगी। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, एक साइंटिस्ट थे जर्मनी के, उनके अकॉर्डिंग स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज की जो रिचनेस है डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन। स्पीशीज रिचनेस का सीधा सा मतलब है एक स्पीशीज के अंदर जितने मेंबर है उनकी संख्या, पॉपुलेशन के हिसाब से अपन इसको कह सकते हैं। या और ये कंडीशन में कि अगर एरिया बढ़ रहा है, कि वो स्पीशीज पहले कुछ किलोमीटर में रह रही थी, वो 3 किलोमीटर में रह रही है, पहले 1 में रह पा रही थी, तो उस स्पीशीज के रहने का एरिया बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ उसकी रिचनेस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिटेड रीजन, कि अगर एरिया बढ़ रहा है तो स्पीशीज की जो रिचनेस है, एरिया यानी कि क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पे वो रह रही है, तो स्पीशीज की रिचनेस बढ़ेगी, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक। ठीक है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया एक्सप्लोर्ड, कोई भी जाति जिस एरिया में रह रही है उसके बीच में और जाति के अच्छे तरीके से फलने फूलने के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसा तो नहीं होता है। स्पीशीज रिचनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन, कि वो हमेशा ही जितना एरिया बढ़ाते जाओगे उतने में बढ़ते जाएगी। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ये कहा था कि जैसे अगर कोई स्पीशीज एक लिमिटेड एरिया में रह रही है तो वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगी, लेकिन जैसे जैसे हम उसका एरिया बढ़ाएंगे, भौगोलिक क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, तो वो ग्रो करेगी, लेकिन एक फिक्स रेंज तक। उसके बाद में वो एरिया की ग्रोथ उसके लिए की फैक्टर नहीं रहेगी। ठीक है, फिर कोई और की फैक्टर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, इंक्रीज होती है स्पीशीज रिचनेस, लेकिन एक फिक्स रेंज तक, अप टू अ लिमिट। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। एट्रीब्यूट होता है उसका पार्ट या जो उसके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। देखिए हमने अभी भी पॉपुलेशन जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की थी। नैटेलिटी, जन्म दर, मोर्टेलिटी, मृत्यु दर, सेक्स रेशो, मेल और फीमेल का रेशो जो होता है लिंगानुपात। ठीक है, लेकिन जो स्पीशीज इंटरेक्शन है, जाति के बीच में, दो जातियों के बीच में आपस में इंटरेक्शन जो है, उससे पॉपुलेशन के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को कहा जाता है द्वितीयक उपापचय। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो जो सभी में कॉमन है, जैसे प्लांट्स में सभी में कॉमन होते हैं, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस में जो भी एंजाइम्स और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो अलग है, जैसे निकोटीन जो होता है वो सिर्फ तंबाकू में मिलता है, कैफीन जो होता है वो सिर्फ कॉफ़ी प्लांट में मिलती है। ठीक है, इस तरीके से ये जो होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर, ये पौधों के लिए क्यों बनाए जाते हैं, ग्रोथ रिस्पॉन्स, उनकी वृद्धि के रिस्पॉन्स के तौर पे, डिफेंस एक्शन, बचाव के तरीके के तौर पे, इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन, जनन के ऊपर इफेक्ट, और न्यूट्रिटिव वैल्यूज। तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं न्यूट्रिशन में तो काम में आते नहीं, न्यूट्रिशन के लिए तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स काम में आते हैं। ये क्यों बनाए जाते हैं जनरली, ये एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे होते हैं, क्योंकि निकोटिन भी कड़वा होता है, कैफीन भी कड़वे होता है, या इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हर्बीवोरस, जो शाकाहारी जैसे जानवर हो गए, वो इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, या उनके लिए ये क्या होता है, हार्मफुल। तो ग्रेजिंग करने वाले जितने भी शाकाहारी हैं उनसे बचने के लिए प्लांट क्या बनाता है, द्वितीयक उपापचय या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। लाइकेन्स डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, जो पॉल्यूशन वाले एरियाज होते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पर लाइकेन्स, लाइकेन क्या है, फंजाई और एल्गी का सिम्बायोसिस या इनका म्यूचुअलिज्म है। ठीक है, वहाँ पे ग्रो नहीं करते, सही है। एल्गल कंपोनेंट जो शैवालीय भाग होता है ऑफ लाइकेन इज नोन एज माइकोबायोन्ट, ये गलत है। एल्गल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है, फाइकोबायोन्ट कहा जाता है। और फंगल कंपोनेंट जो कवक का पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, माइकोबायोन्ट। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके क्या होंगे, गलत। ठीक है, लाइकेन्स आर नॉट गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, ऐसा नहीं है जहाँ पर भी पॉल्यूशन, थोड़ा सा भी पॉल्यूशन होता है तो वहाँ पे लाइकेन ग्रो ही नहीं कर पाते, तो ये पॉल्यूशन के क्या होते हैं, बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द स्पीशीज ऑफ मॉथ? इनमें से कौन सा प्लांट है जो एक मॉथ जो होता है, मॉथ एक इंसेक्ट है, उसके साथ में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप शो करता है, वेयर नन ऑफ द टू कैन कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट द अदर, जहाँ पर प्लांट और मॉथ, पौधा और मॉथ दोनों में से कोई भी अपना जीवन चक्र जो है एक दूसरे के बिना पूरा नहीं कर पाता। ऑप्शन है बनाना, हाइड्रिला, यक्का और वायोला प्लांट। तो इसकी अगर अपन बात करते हैं, यक्का प्लांट जो होता है, ठीक है, ड्रेसिना और यक्का दो प्लांट्स हैं, काफ़ी जगह आपको एक्सेप्शनल केसेस में इनका नाम सुनने को मिल जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ में भी बहुत जगह। यक्का ग्लोरियोसा प्लांट जो है वो एक पर्टिकुलर मॉथ होता है जिसका नाम है प्रोनुबा, ठीक है, प्रोनुबा यक्कासेला। इसकी स्पीशीज जो है वो भी इसी से है। ये है आपका मॉथ और यक्का जो है प्लांट है। यक्का प्लांट के पास में कोई और पॉलिनेटर परागण करने के लिए कोई और ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसका पॉलिनेशन सिर्फ कौन करता है? प्रोनुबा मॉथ। प्रोनुबा मॉथ की जो फीमेल होती है, यानी कि इसकी जो मादा होती है इस मॉथ की, वो क्या करती है, प्लांट की ओवरी के ऊपर जाती है। ऑब्वियसली वो सबने पढ़ा है कि पॉलन ग्रेन्स को लेकर के एक से दूसरे प्लांट में जाती है, तब वो पॉलिनेशन कर देते हैं कीड़े। लेकिन इससे प्रोनुबा मॉथ को क्या फायदा होता है? प्रोनुबा अपने जो अंडे होती है, एग्स जो होती है, उनको यक्का की ओवरी अंडाशय के अंदर जाकर के क्या करती है, छोड़ती है। और वहां पर उनका क्या होता है, एंड टेम्परेचर जो होता है काफ़ी सूटेबल होता है किसके लिए? अंडे सेने के लिए, ठीक है। एग लेइंग प्रोसेस करती है, फिर उस ओवरी को से फ्रूट वगैरह की कंडीशनिंग बन जाती है और एट लास्ट उसको फाड़ करके एग से जो प्रॉपर आगे बचे और मॉथ होते हैं वो बाहर आते हैं। तो प्रोनुबा अपने एग्स यक्का की ओवरी में देती है टेम्परेचर सूटेबल होने के कारण, और यक्का का उसके साथ में क्या हो जाता है? पॉलिनेशन। तो दोनों को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, कोई भी जो देश है उसकी ग्रोइंग पॉपुलेशन यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज अगर है, यानी कि जैसे हमारा देश है विकासशील देश, उनके अंदर क्या कंडीशन होती है? रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर इक्वल इन नंबर। रिप्रोडक्टिव जो जनन कर सकते हैं, जैसे कि 20 से लेकर के 35-40 तक की एज के, और प्री रिप्रोडक्टिव 20 से छोटे, ठीक है, 18-20 से छोटे, वो संख्या में बराबर होते हैं। तो ये तो जो एक स्टेबल पॉपुलेशन होती है ना, उसका कैरेक्टर है, जिसमें कि बेल शेप्ड आपके वो बनता है कि रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव दोनों का साइज क्या रहता है? इक्वल। उसके ऊपर आपके कौन से रहते हैं? जो ओल्ड वन होते हैं वो। ये आपका बेल शेप्ड मॉडल और स्टेबल और डेवलप्ड कंट्री जो विकसित देश होते हैं ये उनमें पाया जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, कि जो जनन करने वाले होते हैं वो कम होते हैं, और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी कि जो ओल्ड पीपल हो गए, बुढ़े लोग जो रिप्रोडक्शन की लेवल को पार कर चुके हैं, ठीक है, जो अब नहीं कर सकते, उनसे क्या होते हैं? कम। ये कंडीशन भी नहीं होती है। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर एंड देन द रिप्रोडक्टिव, कि जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो ज़्यादा होते हैं, यानी कि यंग ब्लड जो ज़्यादा होते हैं, जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं वो कम होते हैं, और जो ओल्ड होते हैं वो और भी क्या होते हैं? कम। इस तरीके का जो ग्राफ होता है या पिरामिड होता है वो क्या कहलाता है? ट्रायंगुलर पिरामिड, त्रिकोणीय पिरामिड, ठीक है। तो ये कंडीशन किस में देखने को मिलती है? विकसित विकासशील देशों में, ग्रोइंग पॉपुलेशन डेवलप्ड कंट्रीज में। और इस तरीके के पिरामिड को क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन पैटर्न को क्या कहा जाता है? एक्सपेंडिंग, वृद्धिशील जो होता है वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 20th का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जितने भी आपकी नीट एस्पायरेंट्स हैं, नीट फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में आप इस चैनल को, हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।